न जाओ सैयां छुड़ा के बैयां, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। वैसे देखिए, हमारे ज़माने के लोग जैसे ही इन गानों की पंक्तियाँ सुनेंगे तो वो भाव विभोर हो जाएंगे, क्योंकि ये मीना कुमारी की एक बेहतरीन पिक्चर है जिसे गुरुदत्त जी ने बनाया था। और इसके बनाने में जो कलाकारों ने अभिनय किया, ऐसा लगा कि वो पात्र उन्हीं के लिए बने थे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या कह रही है ज़िंदगी में। आप सबका स्वागत है और हम बात करने वाले हैं एक फिल्म और एक पुस्तक, साहिब बीबी और गुलाम की। एक फिल्म अगर किसी कहानी पे बेस्ड होती है तो जाहिर है पहले हम बिमल मित्र जी के उपन्यास साहिब बीबी और गुलाम, कितने कोइंसिडेंट है कि जो पुस्तक का नाम है वही पिक्चर का नाम भी रखा गया, मूवी का नाम भी रखा गया। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1974 में निकला था। मेरे पास जो है राजकमल प्रकाशन का 1989 का प्रकाशन का संस्करण है। ये एक अद्भुत, उस जमाने में एक अद्भुत रोंगटे खड़े करने वाली, थोड़ी सी थ्रिलर, एक रोमांचक उपन्यास है। कहानी है कलकत्ता के बहू बाजार, स्ट्रीट, सेंट्रल एवेन्यू, वनमाली लेन सरकार, जॉब चार्नक के उत्तराधिकारी अंग्रेज जिन्होंने कालीकट की नकल पर सूतानूटी का नाम कैलकटा रखा। उस जमाने की 4 घोड़े की गाड़ी, लैंडोलेट और फिटन, सुनहरे रुपहले कमरबंद वाले डाकिया, चौबदार, हुकुम बरदार, खानसामे, 40 झंडों वाली मयूरपंखी नाव, पोई का साग, छोटी छोटी मछलियाँ, तानपुरे के अटूट सुर के साथ तबले पर कहरवा का ताल और विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव, इस तरह बसा था कलकत्ता 1960 में। तो मतलब ये तो मैंने जो बोला है ये बहुत कम है और मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, कथा तो अलग है, पर जो विमल बाबू ने उस समय के जमींदार, नौकर, अंग्रेज, रहन सहन, वातावरण पर लिखा है, उसको लेकर हूबहू फिल्म बनाना अद्भुत प्रयोग था। फिर भी गुरुदत्त जी ने बहुत कोशिश की है। डायरेक्टर और हैं, प्रोड्यूसर गुरुदत्त जी हैं, वहीदा रहमान है, रहमान साहब हैं, और भी सारे बड़े कलाकार भी छोटे छोटे रोल में हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फिल्म को जोड़े रखने के लिए। इतने सारे चरित्र हैं कि मैं शायद उनका वर्णन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि देखिए पहले नॉवेल ऐसे छोटे मोटे नहीं हुआ करते थे, अच्छी खासी मोटाई हुआ करती थी, लेकिन इतने रोचक कि आप उन्हें एक सिटिंग में पढ़ जाएं। कहानी जो है फ्लैशबैक से शुरू होती है। भूतनाथ नाम है हीरो के कैरेक्टर का, है ना अजीब नाम। तो भूतनाथ जो है, यहाँ से शुरू होती है कि भूतनाथ ओवरसियर है और वनमाली सरकारी लेन तोड़ने के लिए आया हुआ है। उस खंडहर को तोड़ने के लिए, उस हवेली को तोड़ने के लिए आया जहाँ उसका दिमाग परिपक्व हुआ था। और उस समय भूतनाथ वहाँ बैठे बैठे मजदूर काम करते रहते हैं और भूतनाथ अतीत में खो जाता है। उसे साइस इब्राहिम, घोड़ा कसता हुआ, छोटी बहू का गाना, घड़ी बाबू, खजांची, विधु सरकार, बंशी, गिरी, मंझली बहू, बड़ी बहू, बड़े सरकार की मृत्यु हो गई थी, मंझले सरकार, बहू और दरबान की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और धीरे धीरे उसे भूतनाथ भूतनाथ जैसे छोटी बहू बुलाती थी वो सुनाई देने लगा, बहू, छोटी बहू का गाना सुनाई देने लगा। अगर मैं इतने सारे चरित्रों का वर्णन करूँगी तो शायद कई दिन लग जाएंगे। फिल्म काफ़ी शॉर्ट है, पर फिर भी उस ज़माने में 17 रील की बनी थी। तो कुछ सार में मैं बताती हूँ, पर ये फिल्म और इस किताब के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों मैंने ये विषय उठाया। ये इसलिए उठाया कि उस ज़माने में इतनी खूबसूरत फिल्म, जिसमें जो सेंसस भी है पर उसमें एक भी गंदा सीन नहीं है। जैसे आजकल के उसमें सेंसेशन दिखाने के लिए मतलब किस तरीके के गंदे सीन डाले जाते हैं, पर उस ज़माने में हीरोइन का पल्ला सर के बिना भी उसको सेंसुअस बताया जा सकता है। आँखों के हाव भाव, मतलब गज़ब का प्रेजेंटेशन है। तो भूतनाथ अपने गांव के जीजाजी के पास कलकत्ता आता है नौकरी ढूंढने के लिए। थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, तो उसको सुबेनय बाबू के मोहिनी सिंदूर के कार्यालय में, जहाँ पर सिंदूर का काम होता है, वहाँ काम मिल जाता है। खाना भी मिलता था वहाँ। उसका हिसाब जो है उनकी पुत्री जवा रखती थी। जवा का कैरेक्टर जो है वहीदा रहमान ने निभाया है और बहुत प्यारा निभाया, और बेहद खूबसूरत थी वहीदा रहमान। और ब्लैक एंड वाइट में तो उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। उनकी और भूतनाथ की हमेशा खाने को लेके बहस होती थी, क्योंकि वो गांव गंवई का था,
तो वो जो है भात बहुत खाता था। और अब आते हैं ज़मींदार साहब की हवेली में, जहाँ बड़ी बहू हैं जिनके पति का देहांत हो चुका है और वो दिन में 100 बार हाथ धोती हैं, 100 बार नहाती हैं। उनको ये रोग है, ये इसे हिस्टेरिकल थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है उनकी। मंजली बहू अपनी सहायक गिरी के साथ जो है दिन भर बाग गोटी खेलती हैं और पुराने जेवर तोड़वा के नए जेवर बनवाती हैं। अब आई छोटी बहू, बेहद खूबसूरत, गरीब घर की, बड़ी सी बिंदी लगाए, यशोदा दुलाल की पूजा करती, भजन गाती और बहुत स्वाभिमानी। उन्हें इस बात का, पति का साथ चाहने को बेकरार, जो घर में रात बिताने को मर्दानगी सोचते हैं, पतिदेव नहीं, उस हवेली के सब मर्दों का रिवाज है कि वो रातें जो है अपनी रखेल क्या बिताया करते थे। पत्नी के साथ जो बिताएगा वो जोरू का गुलाम कहलाता है। उनकी एक स्थायी रखेल है जिसका नाम है चुन्नी, जिसको उन्होंने महल, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर सब दे रखे हैं और वो बहुत खुश है। मंझले बाबू रौबदार हैं, घर की सारी संपत्ति क्या, हिसाब क्या देखते हैं, हिसाब तो खजांची और दूसरे लोग देखते हैं, उलटफेर होता रहता है। हज़ारों की संख्या में किचन में खाना बनता है, लोग खाते हैं। अब बताइए, जो इनके ब्रज राखाल जो भूतनाथ के जीजाजी, कोई उस हवेली में काम थोड़ी करते हैं। शुरुआत में उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे हवेली में, फिर बाद में बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया तो उन्होंने दूसरी नौकरी पकड़ ली, पर वो उसी जगह रहता है। और अब भूतनाथ भी आकर रहने लगा, वो भी दूसरी जगह नौकरी करता है। तो सबका नाम लिस्ट में लिख लिया जाता है कौन कौन हवेली में रहता है, तो सब आके खाना खाते जाते हैं और सबके हिस्से का खाना बनता है। अब क्या है कि और ये लोग सिर्फ दस्तखत करते हैं हमेशा पेपर्स पे, कभी अपनी नाच देख रहा है, कभी कुछ, जिसको पैसे मारना है वो उस तरीके से पैसे मार लेता है। अब छोटे बाबू जो है हमेशा इस बात पर उपहास भी करते हैं कि छोटी बहू जो है उनको रोकती हैं। देखिए, आज के साहित्य के लेखन में जो है एक फ़र्क आ गया है कि पहले के उपन्यासकार जो है चरित्र से जुड़े, वातावरण और उससे जुड़े लोगों का विस्तृत वर्णन करते थे। मतलब कि ऐसी छोटी बहू ऐसे दिखती, बड़ी सी बिंदी और एक सुनहरी बनारसी की साड़ी पहने, पैरों में बिछुए, मांग में पूरा सिंदूर, इस तरह का उनका वर्णन तो रहता है जो मेन कैरेक्टर होता है। जो छोटे कैरेक्टर रहते हैं उनके वेशभूषा से लेकर उनके चरित्र का वर्णन, उनके बात करने का ढंग, वो तक वर्णन किया गया। और इसमें तो ढेर सारे कैरेक्टर हैं, उनका साइज़ भी है, उनका खाना बनाने वाला भी है, उनकी नौकरानियां हैं, बाइयाँ हैं, सबका वर्णन अलग अलग है। तो आपको ना एक आंखों के सामने एक तस्वीर खिंच जाती है, पूरा आपको हवेली दिखने लगेगी। अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे तो ठीक है, फिल्म में उतना एलेबोरेट करके नहीं बताया, पर आपको पूरी फिल्म सामने चलने लग जाएगी अगर आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे। और आज का पाठक जो है तो इसीलिए उपन्यास मोटा हो जाता था, और हम लोग लेकिन बड़े शौक से पढ़ते थे, एक कंपटीशन की तरह कि देखो आज हमने इतना मोटा उपन्यास खत्म किया। भूतनाथ को छुप छुपा कर छोटी बहू के कमरे में जाना होता है, ठीक है। बुद्धू सा भोला सा भूतनाथ छोटी बहू का अप्रतिम सौंदर्य देखकर मुग्ध हो जाता है और बड़े आदर के साथ उनकी मोहब्बत में पड़ जाता है। जबकि छोटी बहू उसके भोले व्यवहार पर मुग्ध होकर उसे छोटे भाई जैसा समझती हैं। उन्होंने क्यों बुलाया था भूतनाथ को, बताइए। कमरे में किसी का साहस हो सकता है कि छोटी बहू के कमरे में बुलाया और वो गया दबे पाँव। बंसी उसको लेके गया। बंसी जो है छोटे बाबू का भी नौकर है और छोटी बहू का बहुत ख्याल रखता है क्योंकि उसकी बहन उनकी सेवा में रहती है। अब उनका अनुरोध था छोटी बहू का कि मोहनी सिंदूर में पति को वश में कर सकते हैं, वो ताकत है, तो क्या भूतनाथ बाबू वो सिंदूर लाकर उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर काम करते थे। पतिव्रता वो इतनी थी कि पति के अंगूठे का पानी डुबोकर अंगूठा उस पानी में फिर उससे व्रत खोलती थी, पर पति कहाँ से पाती, पति तो वहाँ रहते नहीं थे। तो वंशी जो है रखेल के पास जाता, वहाँ छोटे बाबू जो हैं बेहोश पड़े रहते थे और नशे में उनका अंगूठा पानी में डुबोता और छोटी बहू के लिए लाता। बहुत उपास करती थी वो अपने पति के लिए। सब भूतनाथ को साले साहब के नाम से जानते थे। और इधर जो बड़े बाबू जो थे, जो गुजर चुके हैं, बड़ी माँ हैं, उनके बेटे थे नन्हे बाबू, जो काफ़ी जवान थे और उस घर में बैठ के उनको गीत का और शराब का बहुत शौक़ था और सबको इकट्ठा करके शाम से उनका मजमा जम जाता था। और कहरवा और ये तालों की तो और रागों की तो उनको बहुत समझ थी। उनके एक बार क्या होता है, उनका जो तबले वाला होता है छुट्टी चला जाता है और कहीं से उन्हें तबले की थाप सुनाई देती है। वो थाप जो है
ये भूतनाथ के कमरे में एक तबला रखा रहता है, भूतनाथ कभी कभी बजाता है वहाँ नौकरी से आके। तो नन्हे बाबू से उसकी दोस्ती ऐसे हो जाती है कि वो आके उनके प्रोग्राम में कभी कभी तबला बजाते थे। और उसी दिन फिर उनने, बंसी ने बोला कि छोटी बहू ने बुलाया, इधर नन्हे बाबू आवाज़ लगा रहे कि नहीं तुम इधर आओ। नन्हे बाबू काफ़ी जवान थे और शादी लायक थे। छोटे बाबू और छोटी बहू की खूब बहस होती। भूतनाथ शर्मिंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उसको लगता है कि मोहनी सिंदूर में वाकई वो ताकत है। वो जवा से जाके पूछता है, जवा यानी सुविनय बाबू की लड़की, जो लोग मोहनी सिंदूर संभालते हैं। जवा से पूछता है क्या वाकई इसमें सिंदूर में ताकत है? बोली मैं तो शादीशुदा हूँ नहीं, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे, तुम पिताजी से बात करो। तो वो जाके उनसे बात करने की कोशिश करता है। तो वो बात करते करते उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ के हो भूतनाथ? तो वो कहता है मैं नदियापुर। अच्छा नदियापुर। एकदम सुन के आंखों में चमक आती, इतने में जवा आ जाती। जवा आके कहती पिताजी आप जवाब दीजिए, ये पूछ रहे हैं कि सिंदूर में ताकत है कि नहीं। बोले भाई मुझे तो पता नहीं, मेरे पिताजी ने ये कारोबार शुरू किया था और मैंने इसको फिर आगे बढ़ाया। इधर नन्हे बाबू की एक नकली अमीर जो रहते हैं, वो हाबुल दत्त करके शायद उनका नाम था, हाँ यही नाम था किताब में। इसमें डिस्क्राइब बहुत नहीं किया, पर इतना बताया है कि उन्होंने वहाँ पर शादी तय कर देते हैं और उनके ससुर अपनी तरफ पूरी जमींदारी जो है लिखवा लेते हैं। और ये लोग मंझले बाबू जो है कबूतर उड़ाते रह जाते हैं और छोटे बाबू अपनी रखैल, तो अपना पीना पिलाना, नाच गाना। ये बात सही है कि वो एक ही के पास जाते थे, तो वो अपना सारा ये सब कुछ उसमें जमींदारी के कागज़ों पे साइन कर देते हैं, दस्तखत कर देते हैं। दोनों को दस्तखत करते दिखाया, अपने हाथों से अपनी ज़मींदारी वो नन्हे बाबू के ससुर को सौंप देते हैं। और नन्हे बाबू कहते हैं हम कोयले की खान दिला देते हैं इसके एवज में। तो जमींदारी चली जाती है, 2 कोयले की खान दिलाई जाती है। बाद में उन कोयले की खानों में कुछ नहीं निकलता है और इस तरह से वो कंगाल हो जाते हैं। खैर ये वाली जो बात है हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। और यहाँ तक कि वनमाली का जो भव्य महल है वो भी बिक जाता है। खैर ये बात का किस्सा है। इसी बीच छोटी बहू अपने पति को वश में करने के लिए उनसे कहती है कि मैं हर वो चीज़ करूँगी, आप मत जाओ। तभी इसी समय ये वाला गाना होता है, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। और वो कहती हैं कि मैं हर वो चीज़ करूँगी जो चुन्नी करती है, जो आपकी रखैल करती है। तो रहमान साहब जो हैं, जो छोटे बाबू हैं, वो उनसे पूछते हैं क्या तुम उसकी तरह शराब पी सकोगी? तो कहती है आप मेरा धर्म नष्ट कर रहे हैं, मैं एक बहू हूँ और मैं इस तरीके से नहीं कर सकती। तो बोले फिर कैसे मुझे रोक पाओगी? वो जाने लगते हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं जो है शराब पी लूँगी। और वो इस बात को मान जाती हैं। अब वो शराब पीने लग जाती हैं। छोटे बाबू को आनंद आने लग जाता है, वो भी बहुत उनके साथ रुकने लग जाते हैं और धीरे धीरे छोटी बहू को शराब की लत लग जाती है। और इसी बीच जवा का विवाह सुपवित्र बाबू से हो जाता। अब ये सुपवित्र बाबू कौन है? जवा और सुविनय बाबू जो हैं ब्राह्म समाज के हैं। तो सुपवित्र बाबू भी ब्राह्म समाज के होते हैं, वो उनके घर आता जाते रहते हैं। तो उनसे जवा का प्रेम नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि ये एक सेटल मैरिज भी थी। तो सुपवित्र बाबू से उनकी मैरिज तय की जाती। इसी बीच जवा और भूतनाथ के बीच में प्रेम उमड़ता है। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, पर जवा को भी मालूम है, भूतनाथ को भी मालूम है कि वो जवा लोग ब्राह्म समाज के हैं और ये लोग ब्राह्मण हैं, तो इनका विवाह नहीं हो सकता। ये उस समय बहुत माना जाता था। और इसी बीच जवा के पिता की हालत खराब हो जाती है और मोहनी सिंदूर का कार्यालय, कारखाना जो भी होता है, बंद कर दिया जाता है। भूतनाथ को जरूर उनकी कृपा से वो थोड़ा सा अप्रोच करते हैं, तो एक जगह पर कॉन्ट्रैक्टर का काम मिल जाता है। इसी बीच भूतनाथ को पता चलता है कि उसका जो जीजाजी है ब्रज राखाल, जिसके पास वो रहता था, वो गायब रहता है अक्सर। तो वो हमेशा विवेकानंद जी की बातें करते हैं, नरे नारा है, नरे नारा है, इस तरीके की। तो उस समय का कलकत्ता का रियल वर्णन जो है विमल बाबू ने किया है। तो विमल मित्र जी ने जो है पूरा दिखाया है कि किस तरह से एक एक नौजवान मर मिटने के लिए तैयार था विवेकानंद जी के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम करने के लिए। उनकी एक टीम होती है जहाँ वो छुप छुपा के काम करते हैं। इसके बारे में पुस्तक में ज़्यादा अच्छा वर्णन है, बजाय इसके कि हम मूवी में देखें, क्योंकि मूवी में मैं कह रही हूँ ना कि उसमें एक स्टोरी चलाई गई है छोटी बहू की। ये स्टोरी अलग चलती है साइड बाय साइड के अंग्रेज़ों के साथ
किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, झगड़े होते हैं, बम अंग्रेज सड़क पर आते हैं तो लोग भागते हैं कि मार डालेंगे, बम फोड़े जाते हैं, उनको उड़ा दिया जाता है, इस तरीके का होता है। जिस समय एक बार भूतनाथ खड़े होकर ब्रजराखाल से बातें करता रहता है, उसी समय अंग्रेज आ जाते हैं और वो उन पर बम फेंकते। तो यहाँ इस स्थान पर भूतनाथ को पता चल जाता है कि ब्रजराखाल बाबू क्या काम करते हैं। वो काफ़ी मेन पोस्ट पर होते हैं, जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उसमें जो है मेन रोल में होते हैं। और वो जान जाता है कि ब्रजराखाल उसके बाद गायब हो जाते हैं, पर भूतनाथ उसी तरीके से हवेली में रहते हैं। मैं इस कथा कहना चाहिए या इस फिल्म का बहुत बड़ा वर्णन है, इसको मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, पर इसलिए नहीं, इसके आगे की कथा सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।